हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी आरटीई एक्ट जो है वो 7 अध्यायों और एक अनुसूची में बांटी गई है। हर अध्याय में अलग अलग बातों को स्पष्ट किया गया है, डिस्कस किया गया है। अनुसूची के मुताबिक क्लास 1 to 5 के लिए टीचर चाइल्ड जो रेशियो होगा वो 1:30 का होगा, यानी कि प्रत्येक 30 बच्चे पर एक टीचर का होना कंपलसरी है। उसी तरह क्लास 6 to 8 के लिए भी यह रेशियो 1:35 की रखी गई है। बात करें कि आरटीई एक्ट जो है वो अपने मौजूदा स्वरूप में कैसे आया, तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। जब संविधान सभा में शिक्षा को लेकर चर्चा चल रही थी तो उस वक्त 2 मत थे। पहला मत ये था कि शिक्षा को संविधान के तीसरे भाग में रखा जाए जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, कि चौथे भाग में रखा जाए जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों में शिक्षा को रखना उस वक्त जो है व्यवहारिक नहीं लगा, इसलिए इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में रखा गया। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य यह प्रयत्न करेगा कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मुहैया करवा दी जाएगी, और इसके लिए सरकारें जो हैं वो व्यवस्था करेंगी। यानी अपना संविधान लागू होता है 1950 में, और इसके 10 वर्ष के भीतर यानी कि 1960 तक सरकारों को यह सुनिश्चित करना था कि 14 साल के सभी बच्चे जो हैं वो बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर लें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई बातों को लागू करना किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता, यानी कि सरकार इसके प्रति जवाबदेह नहीं है, प्लस आप इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते कि इस चीज़ को लागू कीजिए। और चूंकि शिक्षा को भी डीपीएसपी के अंतर्गत ही रखा गया था, तो इस कारण भी शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था को लागू करना केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की अनिवार्य जिम्मेदारी नहीं थी। इसलिए सरकारों ने अलग अलग कारणों के चलते जो है इस निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया, इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है ना, गंभीरता से नहीं लिया। और जो 10 साल की मियाद रखी गई थी वो 10 साल तो छोड़ दीजिए, आज़ादी के इतने साल बाद आज भी हम सभी को शिक्षित नहीं कर पाए हैं, है ना। ये सारी जो कवायद चल रही थी वो शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लिए चल रही थी, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए चल रही थी। इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए, बातें स्पष्ट होंगी। इसी कड़ी में 1993 में पी उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्रा गवर्नमेंट के बीच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया, है ना। इस मुकदमे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहता है कि जो अनुच्छेद 21 में हमें मौलिक अधिकार मिला है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसी अधिकार के साथ हमें शिक्षा के अधिकार को भी जोड़कर सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हासिल करने के अवसरों के अभाव में जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है वो निरर्थक है, यूजलेस है। यानी कि हम बिना शिक्षा के जीवन को पूरी आज़ादी के साथ नहीं जी सकते। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कानून बनाना अदालतों का काम नहीं है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है ना। तो इसलिए 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया, और अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है मौलिक अधिकार, उसी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 क या अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक, जिसमें कहा गया कि 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराना सरकारों की जिम्मेदारी होगी, और हर बच्चे का यह मौलिक अधिकार होगा कि उसे शिक्षा मिले, ठीक। शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गया 2002 में, लेकिन आरटीई जो है वो पास होता है 2009 में। तो इन 7 सालों का जो सफ़र है वो देख लेते हैं। 2003 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, ठीक, और उस पर आम लोगों से राय मांगी गई। उन रायों के आधार पर 2004 में एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार किया गया। 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक और ड्राफ्ट तैयार करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी को भेज दिया। 2006 में वित्त समिति और योजना आयोग, जिसको आज हम नीति आयोग कहते हैं, इन्होंने फंड्स की कमी के कारण जो है इसे नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार करके राज्यों को भेज दिया कि आप इसके लिए व्यवस्था कीजिए। 15 दिसंबर 2008 को राज्यसभा से मंजूरी मिलती है इस बिल को, और अंततः 4 अगस्त 2009 को संसद से आरटीई एक्ट जो है वो पास हो जाता है। लेकिन लागू जो होता है यानी कि प्रभावी तिथि जो है
वो 1 अप्रैल 2010 है। यह इम्पॉर्टेंट है। आप अगर सवाल होगा कि पास कब होता है, तो ये 2009 में पास होता है, लेकिन लागू कब होता है तो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। ठीक है, ऐसा करके जो है भारत पूरी दुनिया में 135वां देश बन जाता है, यानी कि 134 देश जो हैं भारत से पहले शिक्षा को अनिवार्य कर चुके थे। चलिए एक एक करके जो है आरटीई की मेन चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना सरकारों की जिम्मेदारी होगी। हर एक आवासीय क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होगा और हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक मिडिल स्कूल होगा। घर के इतने पास स्कूलों का खोलने का मकसद था कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि स्कूल्स का दूर होना बच्चों के ड्रॉप आउट रेट का एक मेन कारण था। स्कूल दूर होते थे तो बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते थे, खासकर लड़कियां जो हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती थी, क्योंकि स्कूल घरों से उनके दूर होता था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है ना। इसके तहत हर विद्यालय में जो है गर्ल्स बॉयज़ का अलग टॉयलेट होगा, पीने का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रसोई घर होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, है ना। जब तक बच्चा 8वीं क्लास पास नहीं कर लेता या फिर 14 साल की एज पूरी नहीं कर लेता, तब तक उस छात्र को जो है फेल नहीं किया जा सकता, यानी कि बच्चे को बिना रोके अगली क्लास में प्रमोट कर देना है। यह आरटीई में व्यवस्था है। ठीक, ऐसा करने के पीछे मकसद था कि बच्चे जो हैं बिना किसी मानसिक दबाव के, यानी कि परीक्षा के दबाव के, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। लेकिन इसका उल्टा जो है प्रभाव देखने को मिला। कुछ सालों बाद जो बच्चे हैं वो लापरवाह हो गए अपनी पढ़ाई के प्रति, है ना। वो सीरियसली नहीं लेते थे पढ़ाई को, क्योंकि उनको पता था कि हम पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो इस कारण जो है हाल में ही इस प्रावधान को हटा दिया गया है, लेकिन आरटीई जब लागू हुआ था तब ये उस समय था, लेकिन अभी इसको हटा लिया गया है। इसके अलावा हर बच्चे को जो है उसकी आयु के सापेक्ष कक्षा में प्रवेश देना होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई बच्चा 12 साल का है और वो आज तक स्कूल नहीं गया है और वो स्कूल जाता है एडमिशन लेने के लिए, तो उसको पहली क्लास में एडमिशन ना दे के क्लास 6th में एडमिट करेंगे। ठीक, इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि आरटीई के पहले जो बच्चे अशिक्षित रह गए हैं, जिनको यह अवसर नहीं मिला है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकें, प्लस अधिक उम्र हो जाने के कारण वो पिछड़े भी नहीं। इसके अलावा अगर बच्चे बड़े एज के होंगे और वो छोटी क्लास में जाके बैठेंगे, तो उनके जो क्लासमेट्स होंगे वो उनका मजाक उड़ाएंगे, तो इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और केवीएस एनवीएस जैसे जो नामी स्कूल्स हैं, इनमें गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें जो हैं रिजर्व की गई थी। वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जो आते हैं और या फिर वंचित समूह से आते हैं, तो इनके लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई थी। हिंदी मीडियम मूवी आपने देखी होगी, वो भी इसी थीम पे बनी थी, है ना। ऐसे बच्चे जो 25% कोटे पे आते हैं, उनका जो पूरा खर्चा है विद्यालय का या फिर पढ़ाई लिखाई का, वो सारा जो खर्चा होगा वो सरकारें भरेंगी। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में ये था कि बच्चों को एडमिशन देते वक्त अभिभावकों का साक्षात्कार लिया जाता था या इंटरव्यू लिया जाता था, है ना। तो इस पर भी रोक लगाई गई और आरटीई में डोनेशन जो दिया जाता था, डोनेशन फ़ी जो लगती थी प्राइवेट स्कूल में, उस पर भी रोक लगाई गई। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, किसी भी तरह की वो पनिशमेंट नहीं दे सकते, ना ही शारीरिक ना ही मानसिक, है ना। वो किसी भी तरह से बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर ऐसे टीचर करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है ना। इसके पीछे ये था कि बच्चे जो हैं इन दबावों के कारण, पनिशमेंट्स के कारण जो है वो उनके विकास पे इसका गलत असर पड़ता था, उनका विकास नहीं हो पाता था, है ना, बाधित होता था। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी नहीं दे सकते आरटीई के तहत, है ना। अगर किसी के पास, बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है, यानी कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस बिना पर जो है कोई स्कूल उसको एडमिशन देने से इनकार नहीं करेगा। और जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, जैसे कि चुनाव हुआ, जनगणना हुआ, ये जो मेन चीज़ें हैं उनको छोड़ के टीचर्स को बाकी जो सर्वे वगैरह होता है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, उनमें टीचर्स को नहीं लगाया जाएगा। ये भी आरटीई के तहत कही गई है। ठीक, इसके अलावा आरटीई के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भी व्यवस्था की गई है।
कहीं कहीं विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय शिक्षा समिति भी कहते हैं। इनका गठन भी आरटीई के तहत ज़रूरी है। वैसे स्कूल्स जो सरकार से फंड्स नहीं लेते, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको छोड़ के सभी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति होगी और प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में इनका पुनर्गठन होगा। ठीक, एसएमसी में जो है कुल 16 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स होंगे, 2 टीचर्स होंगे, एक पंचायत प्रतिनिधि होगा और एक स्थानीय शिक्षाविद, यानी कि हाई स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल या फिर कॉलेज का जो टीचर है वो होगा उस समिति में, है ना। खास बात ये थी कि 16 सदस्यों में 8 सदस्य जो हैं वो महिलाएं होंगी। ठीक, यानी कि 50% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा एसएमसी में उस क्षेत्र में रहने वाले SC ST OBC EWS के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। ठीक, समिति के जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे वो माता पिता जो सदस्य हैं उन्हीं में से चुना जाएगा। ठीक, आरटीई से संबंधित मेन बातें यही थी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया।